नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, विनियोगों का लेखांकन। हमने बात की थी कि विनियोग दो प्रकार के होते हैं, पहला स्थिर आय वाले विनियोग और दूसरा परिवर्तनशील आय वाले विनियोग। विनियोगों के प्रकार। तो स्थिर आय वाले विनियोग, दूसरा परिवर्तनशील आय वाले विनियोग। स्थिर आय वाले विनियोगों में जो है एक स्थिर आय, एक फिक्स्ड इनकम जो है प्राप्त होती है। प्रत्येक वर्ष एक फिक्स्ड इनकम प्राप्त होती रहती है। ऐसे स्थिर आय वाले विनियोगों के उदाहरण हैं ऋण पत्र, बॉन्ड्स आदि। इन पर ब्याज के रूप में जो है आय प्राप्त होती है और ब्याज की एक निश्चित प्रतिशत पहले से निर्धारित होती है। उस ब्याज के प्रतिशत के आधार पर ब्याज प्राप्त होता है। प्रत्येक वर्ष जो है आय समान रहती है, स्थिर रहती है। परिवर्तनशील आय वाले विनियोगों में अंश इसका उदाहरण है और अंशों पर जो है लाभांश प्राप्त होता है और लाभांश जो है असमान रहता है, परिवर्तनशील रहता है। लाभांश लाभों पर निर्भर करता है, इसलिए कभी लाभांश अधिक प्राप्त हो जाता है, किसी वर्ष लाभांश कम प्राप्त होता है या फिर बिल्कुल भी लाभांश नहीं दिया जाता। तो जो अंश हैं वो परिवर्तनशील आय वाले विनियोग हैं और जो ऋण पत्र, बॉन्ड्स आदि हैं वो जिन पर ब्याज प्राप्त होता है स्थिर आय वाले विनियोग हैं। स्थिर आय वाले विनियोगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इनके संबंध में किस प्रकार से अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है, क्रेता और विक्रेता की पुस्तकों में किस प्रकार से खाते बनाए जाते हैं, इसके संबंध में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे परिवर्तनशील आय वाले विनियोगों की। तो परिवर्तनशील आय वाले विनियोगों में अंश हैं और अंशों पर लाभांश प्राप्त होता है जो कि एक परिवर्तनशील आय है। ये लाभांश की राशि प्रत्येक वर्ष परिवर्तनशील होती रहती है। जब हमने बात की थी स्थिर आय वाले विनियोगों की, तो हमने बात की थी कि स्थिर आय वाले विनियोग या तो सीधे कंपनी से, जो संस्था इनका निर्गमन कर रही है उससे खरीदे जा सकते हैं या फिर पूंजी बाजार के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। इसी प्रकार परिवर्तनशील आय वाले विनियोग भी जो कि अंश हैं, ये या तो सीधा कंपनी से खरीदे जा सकते हैं या फिर पूंजी बाजार के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। स्थिर आय वाले विनियोगों का मूल्य ब्याज सहित अथवा ब्याज रहित हो सकता है, यानी कि ब्याज की गत देय तिथि से लेकर अंश विनियोगों के जो ऋण पत्र और बॉन्ड्स हैं उनके विक्रय की तिथि तक का ब्याज अगर विनियोगों के मूल्य में शामिल है तो वो ब्याज सहित मूल्य कहलाता है और अगर ब्याज की राशि अलग से वसूल की जाती है तो वो ब्याज रहित मूल्य कहलाता है। लेकिन विक्रेता ब्याज की राशि हर हालत में वसूल करेगा। ब्याज की गत देय तिथि से लेकर विक्रय की तिथि तक की अवधि का जो ब्याज है वो विक्रेता क्रेता से वसूल करता है। लेकिन जो परिवर्तनशील आय वाले विनियोग हैं, अंश हैं, अंशों का मूल्य लाभांश रहित अथवा लाभांश सहित नहीं होता, क्योंकि जो विक्रेता है उसको ये पता नहीं होता कि इन अंशों पर लाभांश की प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी। इसलिए अंशों का मूल्य लाभांश रहित अथवा लाभांश सहित नहीं होता। अंशों की लागत भी उसी प्रकार ज्ञात की जाती है जिस प्रकार से स्थिर आय वाले विनियोगों की लागत ज्ञात की जाती थी। यहां पर एक चीज ये ध्यान देने योग्य है कि जो परचेजिंग कॉस्ट में ब्रोकरेज ऐड की जाती है और ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू पर ऐड की जाती है और इसमें जीएसटी ऑन ब्रोकरेज भी ऐड किया जाता है। तो अंशों के क्रय करने की लागत अगर ज्ञात करनी हो
तो परचेजिंग कॉस्ट, जो भी परचेजिंग कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, उसमें अगर ब्रोकरेज चुकाई गई है, अगर पूंजी बाजार के माध्यम से अंशों का क्रय किया गया है, तो जो ब्रोकरेज चुकाई गई है ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, वो ब्रोकरेज और उस ब्रोकरेज पर चुकाई जाने वाली जीएसटी जो है परचेजिंग कॉस्ट में ऐड की जाएगी। साथ ही साथ यहां पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी, प्रतिभूति विनिमय कर यहां पर लगाया जाता है। जब अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाता है। तो अगर अंश खरीदे जा रहे हैं तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी ऐड किया जाएगा। तो एसटीटी की राशि अभी वर्तमान में 0.10% है, 0.1% है। तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जो परचेजिंग कॉस्ट है, उसका 0.10% जो है एसटीटी लगाया जाता है अंशों के क्रय विक्रय पर। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.10% है या फिर 100 रुपीज ईच ट्रांजैक्शन मिनिमम। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कम से कम प्रत्येक व्यवहार के लिए 100 रुपया चार्ज किया जाता है। या तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.10%, अगर 0.10% ट्रांजैक्शन वैल्यू का 100 रुपए से कम है तो कम से कम 100 रुपया जो है एसटीटी चार्ज किया जाता है। अगर क्रेता को अंश क्रय करने से पूर्व की अवधि का अगर लाभांश प्राप्त होता है तो वो पूंजीगत लाभांश माना जाता है। उसको लाभ हानि खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाता, बल्कि उससे विनियोगों की लागत को कम किया जाएगा। इसके संबंध में एंट्रीज देखते हैं कि क्रेता की पुस्तकों में क्या एंट्रीज होगी। जब शेयर्स खरीदे जाते हैं तो एंट्रीज की जाती है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है, लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब शेयर्स खरीदे जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ, कंपनी का नाम, लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये अंशों के खरीदने की एंट्री की जाती है। इसमें सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और ब्रोकरेज आदि की राशि शामिल होती है। जब डिविडेंड प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, लाभांश प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। डिविडेंड एक प्रकार की आय है और बैंक जो है, बैंक को डेबिट किया जाएगा और डिविडेंड को क्रेडिट किया जाएगा। अगर यह लाभांश अंशों को क्रय करने से पूर्व की तिथि से संबंधित है तो ऐसा लाभांश पूंजीगत लाभांश कहलाता है। तो पूंजीगत लाभांश को, अगर पूंजीगत लाभांश है, अगर लाभांश अंशों को क्रय करने से पूर्व की तिथि का है तो डिविडेंड को विनियोग खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, न कि लाभ हानि खाते में। डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिमिटेड अकाउंट। इसका प्रभाव यह होगा कि जो पूंजीगत लाभांश है, पूंजीगत लाभांश को विनियोग खाते में ट्रांसफर करने से जो है विनियोग की लागत कम हो जाएगी। अगर लाभांश विनियोग क्रय करने से पूर्व की तिथि का है तो विनियोगों की लागत को कम करना होगा। इस लाभांश को आय नहीं माना जाएगा और आय मानकर लाभ हानि खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अगर लाभांश अंश क्रय करने के तिथि के पश्चात का लाभांश है तो ऐसा लाभांश आयगत लाभांश, रेवेन्यू डिविडेंड माना जाएगा और इसको लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए एंट्री होगी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।